स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन दोस्त आपको मैं करवाऊँगा, जो पेपर हुआ है MP बिजली विभाग लाइनमैन में दोस्त, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए मैंने दोस्त पिछले कई दिनों से दोस्त स्टार्ट किया हूँ 1000+ क्वेश्चन का। ठीक है, तो लगभग दोस्त 12 से 13 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है और उनमें से 600+ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें मेरे भाई तो 1 से लेकर 13 तक वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आपको मिलेगा मेरे भाई मध्य प्रदेश बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां जाकर दोस्त आप इन सभी वीडियो को देख लीजिए। आपकी एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्त अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, अगर आप बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे भाई 101 क्वेश्चन है। कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर पता होगा, क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर मेरे भाई कमेंट करना है आपको। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा आप कितना अभी तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है मेरे भाई, इसलिए दोस्त आपको अपनी तैयारी में दोस्त रिवीजन में लग जाना है। ठीक है, कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है लगातार लोड आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है नियत गति की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है उच्च आरंभिक बला गुण की आवश्यकताएं, ऑप्शन डी है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो कहाँ मेरे भाई DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो मेरे भाई DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। कहाँ दी जाती है? अलग अलग लोड जहाँ होता है और आवश्यकताओं के लिए दोस्त उसकी गति क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, वहाँ हम किसको DC मिश्रित मोटर को दोस्त उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका दोस्त आंसर बताइए। DC मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई DC मोटर के लिए मेरे भाई स्टार्टर की क्या आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है लिमिट धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी है मोटर की गति को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी है आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो मेरे भाई DC मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टर सीधे मेरे भाई करता है आर्मेचर करंट को सीमित करता है। क्या करता है? आर्मेचर करंट को मेरे भाई सीमित करता है, यानी लिमिट द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को क्या करता है? स्टार्टर के माध्यम से मेरे भाई सीमित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए दोस्त किस प्रकार के उपकरण का हम प्रयोग करेंगे? किसका बोला गया है? आर्मेचर की वाइंडिंग का हमें परीक्षण करना है। तो ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है ग्राउलर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो मेरे भाई आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं मेरे भाई? हम करते हैं ग्राउलर का उपयोग। किसका करते हैं मेरे भाई? ग्राउलर के माध्यम से दोस्त आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेगर से क्या करते हैं मेरे भाई? इंसुलेशन चेक करते हैं। ठीक है, और मल्टीमीटर से आप AC DC, ठीक है, ये सभी आप दोस्त ज्ञात कर सकते हैं। ओम मीटर से मेरे भाई रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि
3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को मेरे भाई शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को मेरे भाई शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो शंट फील्ड के साथ मेरे भाई श्रृंखला में इसलिए जोड़ा जाता है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल में दोस्त शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है मेरे भाई? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। ठीक है, क्यों जोड़ा जाता है मेरे भाई? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? मेरे भाई किसी यौगिक की मोटर की विशेषताओं को बिना बदले, ठीक है, DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा दिशा बदलें, ऑप्शन बी है शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन सी है श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन डी है आर्मेचर शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो किसी यौगिक मोटरों की विशेषता बिना बदले मेरे भाई DOR बदलने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि मेरे भाई ये है कि आर्मेचर धारा दिशा बदलें। क्या करें? आर्मेचर धारा दिशा बदलें, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिबिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? मेरे भाई 3 पॉइंट स्टार्टर में श्रृंखला में दोस्त कौन सा जुड़ी है? फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। ठीक है, क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC जुड़ी होती है मेरे भाई, उसका उद्देश्य क्या होता है? NVC का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है बल गुण को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी है फील्ड करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है बैक EMF को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो NVC क्यों इस्तेमाल की जाती है मेरे भाई? तो NVC मेरे भाई इसलिए उपयोग की जाती है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। किसके लिए? गति में दोस्त वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि ज़्यादा दोस्त मोटर का जो रोटेशन है दोस्त, गति है वो ज़्यादा स्पीड ना हो, इसलिए क्या किया जाता है? स्टार्टर में दोस्त क्षेत्र के साथ श्रृंखला में क्या लगा दिया जाता है? NVC लगा दिया जाता है मेरे भाई। क्या लगा दिया जाता है? NVC। NVC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए कभी, ठीक है, पेपर में आपसे अगर पूछ दिया जाए NVC का फुल फॉर्म, तो आपको सीधा बताना है नो बोल्ट कॉयल। क्या बताना है? नो बोल्ट कॉयल, यानी NVC का दोस्त फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कॉयल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका अगला सवाल दोस्त, इसका आंसर बताइए। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? भारी भार के अचानक दोस्त भारित करने के लिए, यानी लोड बढ़ाने के लिए दोस्त किस प्रकार की DC मोटर का हम उपयोग करेंगे, ये पूछा गया। ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी है विभेदिक यौगिक मोटर, और ऑप्शन डी है संचयी यौगिक मोटर। तो मेरे भाई इसके लिए हम क्या करेंगे? भारी भार के अचानक भारित करने के लिए हम किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग करेंगे? हम करेंगे संचयी यौगिक मोटर्स। किसका उपयोग करेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी संचयी यौगिक मोटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। खाद मिश्रण मोटर में गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई खाद मोटर जो होती है, ठीक है, खाद मिश्रण, ठीक है, खाद जो मिक्सी होती है, मिक्सचर मोटर, ठीक है, उसमें गति नियंत्रण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है वोल्टेज नियंत्रण विधि अपनाई जाती है, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण विधि अपनाई जाती है, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्ट विधि अपनाई जाती है, ऑप्शन डी है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि मेरे भाई अपनाई जाती है? इसमें अपनाई जाती है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। कौन सी अपनाई जाती है? श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला
अगला क्वेश्चन ये है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करती है? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक समान बदलाव प्रदान करती है? ऑप्शन ए है छेद नियंत्रण, ऑप्शन बी है आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी है फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण, ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक समान बदलाव प्रदान करती है मेरे भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। क्या होगा? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? जो वाइंडिंग में टेप होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए स्लॉट को इंसुलेट करें, ऑप्शन बी है कॉइल को बांधें, ऑप्शन सी है कंडक्टर लपेटें, ऑप्शन डी है खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो वाइंडिंग में टेप का मेरे भाई उद्देश्य क्या है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य मेरे भाई होता है कि कंडक्टर लपेटें। ठीक है, वर्क द कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे के पिच यानी वाई, ठीक है, बाई बी से अधिक होती है? ठीक है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर दोस्त फ्रंट पिच, ठीक है, और पीछे की पिच यानी, ठीक है, बाई पिच से अधिक होती है? ऑप्शन ए है लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी है वेब वाइंडिंग, ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ऑप्शन डी है रिस्ट्रोग्रेटिव वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा? ये मेरे भाई हो जाएगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सा होगा? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्र को क्या कम करता है मेरे भाई? ऑप्शन ए है डायनमो सीट, ऑप्शन बी है कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी है उच्च मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन डी है समान स्टील सीट। तो VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री की क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो मेरे भाई कौन कम करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई उच्च मिश्र धातु की चादर। कौन होगा? हाई एलाव स्टील, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता को कैसे प्राप्त करें? ठीक है, 4 पोल डीसी मोटर मेरे भाई आसन्न ध्रुव, ठीक है, आसन्न ध्रुव की में विपरीत ध्रुवता आप कैसे प्राप्त करेंगे? ऑप्शन ए है कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, ऑप्शन बी है कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, ऑप्शन सी है कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, ऑप्शन डी है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा? 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसमें प्राप्त की जाती है मेरे भाई धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। किसमें? मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताइए। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या क्रिया है? दोस्त ये रिवाइंडिंग प्रक्रिया हो रही है, तो ये कौन सी विधि दोस्त की जा रही है, ये हमें बताना है। चलिए इसको बताइए मेरे भाई क्या किया जा रहा है। ऑप्शन ए है खांचों की सफाई, खांचों की सफाई तो मेरे भाई किया नहीं जा रहा। ऑप्शन बी है वाइंडिंग निकालना, वाइंडिंग भी दोस्त नहीं निकाली जा रही है। ऑप्शन बी बेवेज को काटना, ऑप्शन डी है वाइंडिंग तार काटना। तो मेरे भाई इसमें क्या किया जा रहा है? बेवेज को हटाना, यानी बेवेज को हटाया जा रहा है, ये आप देख लीजिए, बेवेज को हटाया जा रहा है, यानी रिमूविंग ऑफ वेवेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ऑप्शन ए है एम्पायर कपड़ा, ऑप्शन बी है ट्रिफ्लेक्स पेपर, ऑप्शन सी है मिलनेक्स पेपर, ऑप्शन डी है चमड़े का कागज। तो वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर
हिग्रोस्कोपिक, नमी ना सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति है मेरे भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलनेक्स पेपर। कौन सा होगा? मिलनेक्स पेपर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका आंसर बताइए। कमेंट करके मेरे भाई इसका आंसर फटाक से मारिए। 116 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। फटाक से मेरे भाई इसका आंसर बताइए। किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? मेरे भाई ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कौन सी प्रकार के दिया गया है बाइंडिंग? ऑप्शन ए है ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, ऑप्शन ड्यूप्लेक्स लैब बाइंडिंग, प्रगतिशील लैब बाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग। तो इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगतिशील। कौन सा है? प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग है मेरे भाई, प्रगतिशील है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरे भाई इस तरह से, ये देख लीजिए। ठीक, फिर यहाँ से मेरे भाई एक स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से यहाँ, मतलब ये क्या है? प्रगतिशील है, यानी प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए मेरे भाई ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है और इसको सिंपल तरीके से दोस्त देखते हैं कैसे आपको हल करना है। बोला गया है मेरे भाई रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच यानी बाई ए की गणना करना यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुव की संख्या 2। मेरे भाई इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे हल करेंगे, ये देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्त देखते हैं सिंपल तरीके से आप इसको कैसे हल कर पाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए मेरे भाई कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मेरे भाई, आपको एकदम ध्यान से देखेंगे तभी दोस्त ये बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले समझते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, हमारे पास जो पोल दिया गया है मेरे भाई, यानी ध्रुवों की संख्या पोल को हम मानेंगे 2। ठीक है, और स्लॉट की संख्या मेरे भाई दी गई है। स्लॉट की संख्या को हम जेड से, आर्मेचर की कंडक्टर की संख्या दी गई है जिसे हम जेड से दर्शाएंगे, तो जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा 14। ठीक है, और फिर दिया गया है बाई ए की गणना हमें करना है। किसका? बाई ए का। ठीक है, बाई ए का गणना करना है, यानी मेरे भाई बाई ए की गणना इसमें हमें करना है। ठीक है, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? और स्लॉट की संख्या, स्लॉट की संख्या हमारे पास दी गई है मेरे भाई। ठीक है, तो स्लॉट की संख्या मेरे भाई कितना दिया गया है? स्लॉट की संख्या मेरे भाई कितना दिया गया है? चलिए इसको आप सभी को ज्ञात करना है। कैसे कैसे आप ज्ञात करेंगे पूरी तरीके से समझाता हूँ मेरे भाई, कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और फिर दोस्त इस चलते हैं फार्मूले में। ठीक है, फार्मूला आपको लिखना है सबसे पहले बाई बी। ठीक है, बाई बी मतलब होता है मेरे भाई बैक पिच। ठीक है, इसको किससे, बाई बी को हम बोलते हैं बैक पिच बाई। ठीक है, बाई बी को बैक पिच, तो बाई बी मेरे भाई होता है जेड बटा पी प्लस 1। ये फार्मूला आप सभी को लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, और दोस्त फ्रंट पिच का होता है मेरे भाई बाई एफ बराबर, बाई एफ बराबर होता है मेरे भाई बाई बी। ठीक है, माइनस 2 गुणे फ्लक्स। क्या होगा? फ्लक्स, यानी ये हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है मेरे भाई फ्लक्स की संख्या, यानी 1 बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, 3 बाइंडिंग, ये दोस्त बोला गया है। तो फ्लक्स की संख्या 1 बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग, 3 बाइंडिंग। तो मेरे भाई इसमें बाइंडिंग की संख्या दी नहीं गई है, कौन सी बाइंडिंग है, यानी 1 बाइंडिंग है, 2 बाइंडिंग है, 3 बाइंडिंग है। ठीक है, तो दोस्त हम इसको मान के चलेंगे फिर। ठीक है, इसको हम मान के चलेंगे, तो ये हमने दोस्त लिख दिया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है मेरे भाई क्या, निकालना है हमें बैक पिच निकालना है, यानी बाई बी का मान निकालना है। तो जेड बटा मेरे भाई होता है पी प्लस 1। ठीक है,
हमने अभी जेड का मान कितना बताया मेरे भाई, 14 बताया। कितना बताया, 14, यानी 14, और पी का मान अभी बताया 2। ठीक है, जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ मेरे भाई सभी को आपको लिखते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद दोस्त आपको इसको सॉल्व करना है। 2 सत्ते 14, यानी 7 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी बाई बी का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बाई बी का मान मेरे भाई आ चुका है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दोस्त लिख बाई बी लिख लीजिए, आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, बाई बी सभी लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद करते हैं, यानी हमारे पास बैक पिच का मान आ चुका है 8। अब हमें निकालना है फ्रंट पिच का। चलिए, तो बाई बी मेरे भाई आ चुका है कितना, 8 आ चुका है, यानी इसका मान कितना आ चुका है, बैक पिच का 8। अब हमें निकालना है फ्रंट पिच। फ्रंट पिच का फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है, बाई एफ बराबर होता है बाई बी माइनस क्या होता है, 2 गुणे दोस्त होता है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स की संख्या मैं इसमें नहीं दिया गया कि 1 वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है। ठीक है, 3 वाइंडिंग है, तो इसके लिए हम मान लेंगे। तो मान लीजिए मैं 2 मानता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बाई बी का मान 8 है। ठीक, माइनस 2 गुणे हम इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 - 4, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 इसका सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दोस्त इसका आ जाएगा। बाई एफ का मान कितना आ चुका है, बाई एफ का मान आ चुका है 4। इसको आप नोट कर लीजिए मेरे भाई। बाई बी का मान यानी बैक पिच का मान 8 है, और फ्रंट पिच का मान 4, ये दोस्त आ चुका है। आप सभी लोग इसका दोस्त लिख लीजिए मान, फिर आगे बताते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। अब दोस्त आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। हमसे पूछा गया है बाई ए का मान, किसका मान, बाई ए का मान मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है, बाई ए का मान यानी औसत पिच का मान हमसे पूछा गया है। औसत पिच का मान निकालने के लिए ये फार्मूला होता है मेरे भाई, बाई बी प्लस बाई एफ। क्या होता है, बाई बी प्लस बाई एफ बटा मेरे भाई होता है 2। ये किसका होता है, औसत पिच निकालने का ये फार्मूला होता है। किसका निकालने का फार्मूला होता है मेरे भाई, औसत पिच निकालने का ये फार्मूला होता है। हमारे पास मेरे भाई बाई बी भी आ गया है। बाई बी कितना आया था, 8 आया था, और बाई एफ भी आ चुका है मेरे भाई, अभी ज्ञात किया कितना आया था, 4 आया था। तो हमारे पास ये सभी मान दोस्त उपलब्ध हैं। इस फार्मूले को आप सभी को नोट करना है, फटाक से दोस्त इसको नोट कीजिए, औसत पिच। ठीक है, औसत पिच का ये फार्मूला दोस्त आपको नोट करना है। बाई ए का मतलब होता है दोस्त औसत पिच, इसका फार्मूला नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब दोस्त इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो बाई बी प्लस दोस्त होता है बाई एफ बटा 2। बाई बी का मान कितना आया था, 8, और बाई एफ का मान 4 बटा 2। ठीक है, यानी 8 4 12 हो जाएगा, और बटा 2 यानी 2 छक्का 12, यानी 6 इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब आ जाएगा। क्या होगा, 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्त मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको करना है बाई बी का मान निकालना है, फिर बाई एफ का निकालना है, और फिर दोस्त आपसे पूछा गया औसत पिच, तो औसत पिच में ये फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, तो आपका दोस्त आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और दोस्त आप इजीली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आपको सीधा दोस्त फार्मूला याद में रखना है, और जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो सभी फार्मूला आपको नोट कर लेना है दोस्त, और यही फार्मूला लगाकर आपको आंसर निकाल देना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला सवाल। इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। किसके लिए, प्रतिक्षेप के लिए दोस्त। ठीक है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार के परीक्षण चित्रित किया गया है, ये बोला गया। ये दोस्त इसमें कौन सा परीक्षण चित्रित किया गया है, ये पूछा गया है।
ऑप्शन ए है खुली कुंडली परीक्षण किया जा रहा है, ऑप्शन बी है लघु पतित कुंडली परीक्षण किया जा रहा है, ऑप्शन सी है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण किया जा रहा है, ऑप्शन डी है ग्राउंड कॉइल परीक्षण किया जा रहा है। तो इसमें मेरे भाई किया जा रहा है लघु पथित कुंडली परीक्षण यानी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट। यानी इसमें क्या टेस्ट किया जा रहा है कि जो कॉइल है मेरे भाई वो शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, ये चेक किया जा रहा है। यानी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट इसमें किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंडर, ठीक है, रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है इससे नमी को बाहर निकालें, ऑप्शन बी है वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद, ऑप्शन सी है अंदर वार्निश घुसाना आसान बनाएं, ऑप्शन डी है वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखें। तो वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए मेरे भाई? इसलिए गर्म किया जाना चाहिए कि इसमें जो नमी है दोस्त वो क्या हो, बाहर निकल जाए। क्या हो? बाहर निकल जाए। यानी वार्निशिंग से पहले दोस्त रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? वार्निश लगाने से पहले उसको थोड़ा सा गर्म करना चाहिए मेरे भाई, ताकि उसकी जो नमी है वो क्या हो, बाहर निकल जाए। इसके बाद उसमें क्या करना चाहिए, वार्निश का ये किया जाना चाहिए दोस्त जब आप बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर में बाइंडिंग करने के बाद दोस्त उसको थोड़ा सा गर्म, इसके बाद जब उसका पानी दोस्त क्या हो जाए, सूख जाए, यानी नमी ख़त्म हो जाए, तो इसमें क्या करना चाहिए, वार्निशिंग करना चाहिए, यानी वार्निश लगा देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए फटाक से दोस्त। इसका आंसर कीजिए। 120 नंबर सवाल है, 120 नंबर सवाल है दोस्त। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है? चलिए बताइए दोस्त। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा आप कैसे बदल सकते हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल सकते हैं। ऑप्शन बी है आपूर्ति टर्मिनल को आपस में करके, ऑप्शन सी है क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, ऑप्शन डी है श्रृंखला क्षेत्र की दिशा बदलकर, धारा की दिशा बदलकर। तो डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा आप कैसे बदल सकते हैं? इसको बदलने के लिए मेरे भाई आर्मेचर धारा की दिशा आपको बदलना पड़ेगा। यानी आर्मेचर धारा की दिशा आप बदल कर दोस्त डीसी कंपाउंड मोटर की दिशा यानी घूर्णन की दिशा आप बदल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए जरा। 121 नंबर सवाल है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त आंसर कीजिए। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? मेरे भाई बदल देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है धीमी गति से चलने लगेगी, ऑप्शन बी है तेज रफ्तार से चलती है, ऑप्शन सी है एक ही दिशा में चलती है, ऑप्शन डी है उल्टी दिशा में चलता है। तो मेरे भाई क्या होगा, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्त अगर उसकी आपूर्ति टर्मिनल को क्या किया जाए, आपस में बदल दिया जाए। जिसमें हम सप्लाई देते हैं उसका टर्मिनल जो है उसको हम बदल दें तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, इसमें प्रभाव पड़ेगा एक ही दिशा में चलता है, रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में मेरे भाई चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी? दोस्त अगर डीसी शंट मोटर की फील्ड जो वाइंडिंग है वो क्या हो, ओपन सर्किट में हो, यानी उसका जो सर्किट है दोस्त ओपन हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए है चलना बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी है मोटर समान रूप से चलती है, ऑप्शन सी है धीमी गति से चलती है, ऑप्शन डी है बहुत तेज गति से चलती है। तो दोस्त जब ओपन सर्किट में हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोस्त हो जाएगी बहुत तेज से चलती है। क्या होगी मेरे भाई, बहुत तेज से चलती है, ठीक है। रन इन वेरी हाई स्पीड, यानी ओपन सर्किट में जब हो मेरे भाई तो बहुत तेज से चलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त निमी के अनुसार ये दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है?
शून्य भार से दोस्त पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर गति कम होने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। चलिए कारण बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन ए है शंट फील्ड करंट बढ़ता है, ऑप्शन बी शंट फील्ड करंट घटता है, ऑप्शन सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो क्या होगा, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण है मेरे भाई एक ही कारण है, आर्मेचर जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। दोस्त इसमें आपको कौन सी वाइंडिंग दोष इसमें ज्ञात किया जा रहा है, ये आपको बताना है। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है खुली कुंडली दोष, ऑप्शन बी है लघु पथित कुंडली दोष, ऑप्शन सी है ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट, ऑप्शन डी है ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो इसमें क्या ज्ञात किया जा रहा है मेरे भाई, ये ओपन कॉइल फॉल्ट है, यानी जो कॉइल है वो खुली तो नहीं है, ये दोस्त ज्ञात किया जा रहा है इसके माध्यम से, ठीक है, यानी ओपन कॉइल फॉल्ट यहाँ दोस्त ज्ञात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बहुत ही दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से। 3 कलर स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र किसके लिए, 3 फेज के लिए स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के लिए दोस्त स्लिप गति की गणना करने के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई इसके लिए जो सूत्र होगा वो सीधा सीधा सूत्र होता है मेरे भाई एन स्लिप, ठीक है, क्या होता है, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। दोस्त ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को दोस्त आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ये नियंत्रण सर्किट दिया गया है मेरे भाई, इसका प्रकार बताना है कैसा है। चलिए बताइए इसका सही प्रकार क्या है ना। तो इसका है ऑप्शन ए है इंचिंग नियंत्रण है, ऑप्शन बी है रिमोट कंट्रोल पर, ऑप्शन सी है रिमोट कंट्रोल बंद, ऑप्शन डी है आगे और रिवर्स नियंत्रण। तो ये मेरे भाई जो है वो इंचिंग नियंत्रण है। कौन सा है, इंचिंग नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री गणना करने के लिए जो सूत्र होता है वो कितना होता है, ये हमें बताना है। कौन सी मोटर में, एसी मोटर में। तो एसी मोटर के लिए दोस्त जो सूत्र है विद्युत डिग्री ज्ञात करने का वो मेरे भाई होता है कौन सा, कुल विद्युत डिग्री, टोटल विद्युत डिग्री बराबर मेरे भाई होता है 180 डिग्री बटा ध्रुवों की संख्या, ठीक है। अगर दोस्त ध्रुवों की संख्या 180 डिग्री, ठीक है, टोटल हम बात करें विद्युत डिग्री की, तो ध्रुवों की संख्या अगर मेरे भाई 2 है तो कितना हो जाएगा कुल विद्युत डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 9 18 और ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्त आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कुल विद्युत डिग्री बटा 180 डिग्री बटा सॉरी मेरे भाई 180 गुणे दोस्त ध्रुवों की संख्या होगा, कितना होगा 180 गुणे दोस्त ध्रुवों की संख्या, यानी अगर 2 ध्रुव हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 9 कितना हो जाएगा 18 8 2 16 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्रुव 2 लेते हैं तो मेरे भाई इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई, कैसे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणे ध्रुवों की संख्या। ये दोस्त होता है फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। दोस्त ये स्टार्टर दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको कौन से स्टार्टर है। मेरे भाई इसका नाम बताइए कौन से स्टार्टर है। चलिए ऑप्शन ए है DOL स्टार्टर है, ऑप्शन बी है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन सी है अर्थ स्वचालित डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो मेरे भाई ये कौन से स्टार्टर है, ये स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर,
क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा है मेरे भाई? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यानी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, यहाँ दोस्त रन और ये स्टार्ट। ठीक है, ये सभी दोस्त लगी हुई हैं कॉइलें। फिर से एक फार्मूला आ चुका है। AC3 कला यानी AC3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए सूत्र। तुल्यकालिक गति अगर आपको ज्ञात करना है मेरे भाई, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा 120 F/P। ये मेरे भाई सूत्र होता है। तुल्यकालिक गति आपको ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यानी 120 F/P। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया फुल लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो अगर आपको दोस्त 10 HP का मोटर चलाना है, कितना? 10 HP 3 फेज, कितना फेज? 3 फेज। तो इसके लिए जो फ्यूज की दर होती है वो कितनी होती है? तो मेरे भाई इसके लिए जो पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलने के लिए फ्यूज दर कितनी होनी चाहिए? तो फ्यूज दर इसके लिए होनी चाहिए 25 एम्पियर। कितनी होनी चाहिए? 25 एम्पियर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्ष के रूप में दर्शाया गया है? संपर्क का नाम यहाँ से दोस्त ये दर्शाया गया है, यानी एक जूलरी कंडक्टर ये दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है स्टार संपर्क, ऑप्शन बी है डेल्टा संपर्क, और ऑप्शन मेरे भाई क्या दिया गया है? ऑप्शन सी दिया गया है सहायक संपर्क, ऑप्शन डी दिया गया ओवरलोड रिलेस। तो ये दोस्त एक जूलरी कंडक्टर है। ठीक है, कौन सा है? यानी एक जूलरी कंडक्टर यानी सहायक संपर्क ये दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त स्विच यहाँ लगाई गई है, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक, फ्यूज लगाया गया है। ठीक, ये एक जूलरी कंडक्टर लगाया गया है आपका। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? दोस्त AC मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का ये कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है सिंगल लेयर वास्केट वाइंडिंग। मेरे भाई ये कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन बी है डबल लेयर वास्केट वाइंडिंग। ये दोस्त सिंगल लेयर दिख रहा है, तो मेरे भाई ये हो जाए सिंगल लेयर वास्केट वाइंडिंग। कौन सा होगा? सिंगल लेयर वास्केट वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई फिर से एक फार्मूला आ चुका है, इसका आंसर बताइए। बोला गया है 3 फेज कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करना। मेरे भाई प्रतिशत स्लिप की गणना करना है। अब किसका प्रतिशत स्लिप की गणना करना है? तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? इसके लिए मेरे भाई सूत्र होगा NS माइनस NR/100, और बटा NS क्या होगा? बटा NS गुणे 100। NS माइनस NR/NS गुणे 100, ये दोस्त फार्मूला होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? NS माइनस NR NS बटा, यानी दोस्त ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा NS माइनस NR/NS गुणे 100। ये सभी फार्मूले जितने मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, सभी को आपको डायरी में नोट कर लेना है, और दोस्त ध्यान से आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, रिवीजन कर लेना है ताकि दोस्त आपको भूले नहीं। ये सभी जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? दोस्त ये नियंत्रण सर्किट दिया गया है, ये किस प्रचालन के लिए आप उपयोग करेंगे? ठीक है, इसमें सभी दिया गया है, स्टॉप, स्टार्ट। ठीक है, ये सभी चीज़ें दिया गया है, रेजिस्टेंस यार सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो ये नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन के लिए दोस्त उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है रिमोट कंट्रोल के लिए, ऑप्शन बी है इंचिंग के लिए, ऑप्शन सी अनुक्रमिक नियंत्रण, ऑप्शन आगे और पीछे।
तो किसके लिए मेरे भाई ये किया जाता है? ये किया जाता है इंचिंग के लिए। किसके लिए? इंचिंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए? इंचिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 3 फेज है मेरे भाई, कौन सा फेज है? 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कोण बताना है कितना होता है, कला विस्थापन क्या है। तो 3 कला अगर पूछ दिया जाए मेरे भाई, अगर 3 फेज अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको सीधा बता देना है 120 डिग्री। अगर आपको सिंगल फेज पूछ दिया जाए तो आपको सीधा बता देना मेरे भाई 90 डिग्री। 3 फेज पूछा गया है, 3 फेज में दोस्त होता है 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्त, एक प्यारा सा आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। अगर आपको एमपी बिजली विभाग की तैयारी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।